क्लास 10th के एग्जाम में ना बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन वीडियोस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को ज़रूर करके जाएं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4OH। ठीक है, क्या होता है बच्चों, NH4OH होता है। अगला प्रश्न आ जाता है आपके स्क्रीन पर। कह रहे हैं किसी विलेन का पीएच स्केल प्रदर्शित क्या करता है, कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। तो वृक्क से बनता है मूत्र, मूत्र होता है उससे हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, टट्टी मूत्र। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी कहलाती है। ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, अपघटक, अपमार्जक, उपभोक्ता या स्वयंपोषी। बताइए क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, अम्ल वर्षा। ठीक है, इसका आंसर होगा अम्ल वर्षा। ठीक है, कह रहे पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर के दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं। तो दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी पुष्प। क्या कहलाते हैं बच्चों, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगर आपको उदाहरण भी देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे गुलाब। ठीक है, आसान उदाहरण है गुलाब। अगला प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब। ठीक है, आंकिक प्रश्न में करके दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उनको ज़रूर देख के जाना। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है। बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बल्ब की शक्ति क्या होगी, शक्ति की गणना करनी है आपको। क्या दे रखा है, विभवांतर V दे रखा है 220 वोल्ट। ए विद्युत धारा का मात्रक होता है, I से प्रदर्शित करते हैं 0.50 एम्पियर दे रखा है आपको। अब बल्ब की शक्ति P की गणना करनी है। आप जानते हैं P का बराबर क्या होता है, VI। ठीक है ना, V का मान दे रखा है 220 और I का मान दे रखा है 0.50। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 110 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। गुणा करेंगे, दशमलव दो स्थान की बात लगाएंगे तो 110 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष है। दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो उल्टा होता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है यानी कि उसको दूर दृष्टि दोषी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम बताइए। ठीक है, तो सौर ऊर्जा लिख दिया, पवन ऊर्जा लिख दो, पवन ऊर्जा हो जाएगा, है ना, और सौर ऊर्जा हो जाएगा वैकल्पिक स्रोत। अगर डीजल पेट्रोल खत्म हो गए तो हमें इस पर ही निर्भर करना पड़ेगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो वे अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपको उदाहरण भी देना है तो सिंपल से एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे क्या है, CaO, इसमें मैंने मिला दिया पानी, ये हमारे अभिकारक है। तो ये हमें क्या देंगे, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा हुआ चूना देगा और इसमें थोड़ी बहुत ऊष्मा भी निकलेगी, लेकिन पदार्थ तो हमें एक ही मिला है ना। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं लेकिन उत्पाद एक ही बनता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या बोला जा रहा है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, नाम लिखिए। ठीक है, तो दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
आंसर क्या जाएगा, 2 वर्गों में। और उसका अगर नाम मैं लिखना चाहूँ नंबर 1, नंबर 2, तो पहला हो जाएगा अधिक क्रियाशील धातुएं, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील धातुएं। और दूसरा हो जाएगा कम क्रियाशील धातुएं, ठीक है। 2 प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, प्रत्येक का ही उदाहरण दीजिए। स्वपोषी क्या होता है बच्चों, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसे हम स्वयंपोषी कहते हैं। और विषमपोषी क्या होते हैं, वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण, स्वपोषी का उदाहरण क्या हो जाएगा, सभी हरे पौधे। और विषमपोषी में जैसे मानव, हम भी हैं, विषमपोषी पोषण में ही आते हैं, ठीक है। अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम लिखने हैं। तो सिंपल सा बता देता हूँ, एक तो ट्रिप्सिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, ट्रिप्सिन, ठीक है। फिर आप एमाइलेज, ये भी पाया जाता है। तो ये 2 सिंपल सिंपल है, इसे को याद करना। हाइड्रो में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाना है, तो मैं अभी आपके लिए चित्र भी लेके आया हूँ एक, देखो हाइड्रा में केवल चित्र द्वारा समझाना है, ये चित्र, ठीक है। ये मुकुलन हो रहा है, ये बड़ा होता है, ये फिर और बड़ा होता है, ये टूट के फिर अलग हो जाता है, ये नया बनाता है, तो ये मुकुलन आपको दिखाना है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 8 प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मैन से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। ऊष्मा की दर को आपको परिकलित करना है, दर बोला है, तो दर का सूत्र जो होगा, समय दर है ना, टी से भाग देना है आपको। और एच बराबर सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी बट्टे टी। तो टी से टी कटा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए एम्पियर, हमें आई का मान दे रखा है 15, ठीक है। और उसके साथ साथ 2 घंटे तक बोला गया है, ठीक है ना। तो चलो ये तो चलो, फिर हमें चाहिए आर प्रतिरोध, आर से दिखाते हैं, ये 8 हमें दे रखा है, तो ये रख दीजिए। आई का मान 15 है, तो 15 के घात 2, आर का मान 8, 15 गुणा 15 225 गुणे 8, 8 से गुणा कर देंगे, 225 गुणा 8 1800, ठीक है, 1800 जूल। एच का मान जूल होता है ऊष्मा, और टी का मान सेकंड। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश विद्युत प्रवाह की जो दर को ना हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। कोई चालक तार है, उसमें विद्युत प्रवाहित होने की जो दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये आप लिख दोगे। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका धन का क्या अभिप्राय है। तो देखो जल का अपवर्तनांक 1.33, इसका मतलब यह है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात 1.33 है, ये आप लिखोगे। पूरा नाम लिखना है OTEC। तो ओ इसका होता है ओशियन, ओशियन थर्मल, E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, C फॉर कंजर्वेशन, क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन, यह है फुल फॉर्म। CFC का क्या होता है, क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरो। फिर आता है फ्लोरो, क्लोरो के बाद फ्लोरो, फ्लोरो, फिर आपका आएगा कार्बन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है आपको। सो पहले वाले में आ जाओ, देखो यहाँ पे 4 सोडियम है और यहाँ पे 2 सोडियम है, तो ठीक है ना, और यहाँ पर 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ढंग से लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसको। 4 है, Na है, ये प्लस के O2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na2O, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ। और सोडियम यहाँ पे 4 है, तो 4 को बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, संतुलित हो गया।
यहाँ देखिए मस्त क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर। यहाँ Fe कितना है, 2 बार है। यहाँ Fe 1 बार है, तो 2 बार बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। एल्यूमिनियम 2 बार है, एल्यूमिनियम 2 बार है। ऑक्सीजन 3 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है। हो गया संतुलित ऑलरेडी, 2 से गुणा करना पड़ा बस यहाँ पर। सोडियम 1 बार है, सोडियम यहाँ 2 बार है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया। Zn 1 बार है, Zn 1 बार है। हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 बार है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमसे क्या बोला गया है, क्या होता है जब ये बताना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है ना, मैं समीकरण लिखता हूँ। हमेशा जब भी समीकरण लिखोगे वो संतुलित होना चाहिए। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको गर्म करना है तो Hg बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो Hg बनाने के लिए 2 से इधर गुणा करना पड़ेगा, 2 से इधर, संतुलित समीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, कार्बन के साथ गर्म करते हैं, कार्बन है गर्म कर रहा है, तो क्या बनेगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड थर्ड की एल्यूमिनियम से जब क्रिया होती है तो क्या होता है, वो आपको बताना है। आयरन ऑक्साइड, देखो सॉरी, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया होती है, एल्यूमिनियम, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा, एक तो लोहा बनेगा Fe बनेगा, और हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्टेट ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोश में लिखने हैं। तो एल्यूमिनियम का प्रथम कक्ष में 2 आएगा, द्वितीय में 8 बचा 3। मैग्नीशियम का 2 आएगा, फिर द्वितीय में 8, फिर लास्ट में 2, 12 हो गया, फिर 2 8 10, लास्ट में 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिर क्या बोल रहे हैं, एक्वारेजिया में अगर आपसे ये बोल देता भाई आवर्त और समूह बताओ क्या होगा, तो देखो बच्चों, आवर्त, इसका आवर्त कितना होता है, इसका आवर्त होता है 1 2 3, ठीक है, और अगर समूह बोलता तो लास्ट में जो होता है समूह हो जाता है 3, ठीक है। इसका अगर आवर्त बोलता आवर्त 1 2 3, और अगर समूह बोलता तो लास्ट में 2 है तो 2 आ जाता, आवर्त 1 2 3, ठीक है। आवर्त कितना होता 3, और अगर समूह बोलता तो लास्ट में कितना 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 18वां नंबर, कह रहे एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है, उनका अनुपात कितना होता है। एक्वारेजिया की एक विशेषता भी लिखिए। तो एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, उसका 3 लेते हैं, 3 अनुपात, और जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका 1 अनुपात लिया जाता है, और फिर दोनों को मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। इसका जो उपयोग है सोना प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है, गला देता है बहुत, ठीक है, गलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा दिखाइए। मतलब आप कैसा दिखा दोगे, चित्र में आपके लिए लेके आऊँ, अलग से मैंने छाट के बनाया, लेके आ गया हूँ, ये देखिए चित्र है, ठीक है, ये चित्र आप देख सकते हैं। ये प्रकाश है, इधर है, इधर आ रही है तो इधर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, देखिए, तो ऐसा आपको चित्र बना के दिखा देना है। अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाकर जननांगों को प्रतीत कीजिए, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये चित्र आपको बना के दिखाना है, ये वाला चित्र, ठीक है, इस चित्र को आपको बना के दिखाना है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, हर साल आता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, एक मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। पित्तनली, अमाशय, ग्रसिका, ये सब आपको दिखाना है मानव, ठीक है। तो ये चित्र होता है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए ये चित्र है, ये जीवा है, ये मुंह है, तो मेन जो बोला ये ग्रसिका, आमाशय यहाँ होता है, ठीक है ना, परिशिष्टिका यहाँ आपका लीवर है, ये सब आपको बना के दिखाना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है।
कि प्लेटलेट्स क्या होता है। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये वे कोशिकाएं होती है जिनका आकार ना लगभग रुधिर कणिकाओं के आकार का 1/3 भाग होता है, और इसकी जो संख्या होती है ना 2.5 लाख प्रति घन मिली तक होता है। और इसका जो निर्माण होता है प्लेटलेट्स का, वो अस्थि मज्जा में या फिर अंत प्लेहा में होता है। और घायल होने की स्थिति में अतिरिक्त जब खून बहता है ना, तो ये कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर खून को रोकने के का काम करती हैं। प्लेटलेट्स लसिका क्या होती है, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं ना बाहर निकलती हैं, ठीक है, और ऊतक अंत कोशिकाओं में आ जाते हैं और लसिका बनाते हैं। ठीक है, इसका अगर डिटेल में आंसर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पूरा भेज दूंगा। आपने वरना आप तो ढूंढ ही लोगे। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा और हर साल लगभग आता है। कह रहे हैं 4,000 अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर है, 4,000 वाट है, यानी कि शक्ति दे रखी है उसकी। एक आपके पास फ्रिज है, उसकी जो शक्ति है वाट है, यानी कि ये शक्ति पी दे रखा है। 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ठीक है, घंटा आवर प्रतिदिन चलाया जाता है 30 दिन तक डे। तो 30 दिन तक चलाने का उसका मूल्य क्या होगा, अगर एक KWH यूनिट, KWH होता आपको पता है 3 रुपये दर से है। अगर एक यूनिट की कीमत 3 रुपये है तो कितने यूनिट बिजली खर्चा होगा, पहले तो वो निकालना है, ठीक है। तो कुल ऊर्जा, ठीक है, वो निकालनी है और फिर गुणा कर देना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ऊर्जा निकालनी है ना, तो वो क्या होता है, शक्ति। शक्ति जो होनी चाहिए आपको किलोवाट में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, किलोवाट में होनी चाहिए। उसके बाद घंटा और उसके बाद दिन, ये आप याद रखें हमेशा। तो शक्ति हमें दे रखा है 400 वाट। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दें, भाग कर देंगे, तो किलोवाट में बदल गया। घंटा कितना है 8 और दिन कितना है 30। 1 0 1 0 2 0 2 0, ये 1 3 0 कटा। ऊपर क्या बचा, हाँ 8 3 24 गुणा 4, 4 चक्कू 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 यूनिट। 96 यूनिट आपने खर्च किया रेफ्रिजरेटर से। चूँकि एक यूनिट का जो मूल्य है बच्चों वो हमें दे रखा है 3 रुपये, इसलिए 96 यूनिट का मूल्य क्या हो जाएगा, 96 से गुणा कर देंगे। 3 × 18, हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28, तो 228 रुपये आपने खर्च कर दिए एक महीने में अपने फ्रिज चलाने में, ठीक है, ये आपका बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहे हैं एक वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में रखी गई है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, सो देखो ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, ये हमारी फोकस दूरी है, ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। इसके बीचों बीच एक वस्तु को रखा गया है, वक्रता के सी फोकस दूरी के बीच में एक वस्तु को रखा गया है, ये हमने एक वस्तु रखी है, ठीक है। इस वस्तु का नाम मैंने दे दिया AB। तो यहाँ से प्रकाश ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराएगी और फिर यहाँ से इधर आएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर ये प्रकाश इधर जाएगी, यहाँ से टकराते हुए वापस आएगी, ठीक है, और यहाँ पर आके मिलेगी, यहाँ पे इसे बोल देता हूँ मैं B' A'। तो ये बनाना है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम D दे दो, इस वाले पॉइंट का नाम ये प्रकाश है, ठीक है। तो ये बनाना था बस। या फिर इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब बारिश होती है ना बच्चों, बारिश होने के बाद जो बरसात की बूंदें होती है ना, वो प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, फिर उस प्रकाश की किरण आती है, बारिश की बूंदों से टकराती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और इंद्रधनुष बन जाता है। जिधर सूरज होता है ना, उसके उल्टे दिशा में हमेशा इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। डिटेल में चाहते हो तो आप आंसर ढूंढ लेना, मैंने समझा दिया सिंपल भाषा में। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापिकीय ऊर्जा क्या होती है, ये आपको लिखना है। 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बतानी है। उत्कृष्ट गैस क्या होती है, जिसके बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं, जैसे हीलियम, ठीक है। उसके बाद नियोन, इसके बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था? तो उसने अपना मापदंड क्या रखा था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। किस कोश की बात कर रहा है? एल कोश की बात कर रहा है। देखो कि एल मतलब, एल का मतलब क्या हुआ? एल का मतलब हुआ एन बराबर 2। कोश के भरने का सूत्र क्या होता है? 2n²। तो एन की जगह पे रख दोगे 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है। कहना सोडियम एथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम एथॉक्साइड C2H5ON है, ये होता है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण भी देना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण C+O2, CO2 और यहाँ पर लगा देंगे प्लस ऊष्मा, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया। ऊष्माशोषी वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण अगर देना है जैसे N2+O2, 2NO बनेगा, माइनस ऊष्मा निकलती है, ये आप बोल देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न के रासायनिक सूत्र और एक उपयोग लिखिए। धोने का सोडा, धोने का सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है Na2CO3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर क्या बोला? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। एक उपयोग भी लिखना है। धोने का सोडे का धोने के काम में आता है, कपड़े धोते हैं। बेकिंग सोडा खाने के काम में आता है ना, बेहर बेकरी में यूज़ होता है। धातु और अधातु में दो अंतर लिखिए। तो हर कोई बच्चा बच्चा लिख देता है, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। धातु ठोस होता है, अधातु ठोस नहीं होते। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला? उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है? तो जीव के जीवन काल में आंतरिक जैव बलों वातावरण का कई प्रभाव होता है और अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के द्वारा नए लक्षण का विकास होता है जो कि वंशागत नहीं होते। इसे ही हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई 4 अंतरास्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आप लिख दोगे पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ये इसके 4 आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 15 विभवांतर बोल रखा है, ठीक है, यानी कि V हमें दे रखा है 15 कूलम। ठीक है ना, आवेश, आवेश क्यू से दर्शाते हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा, W की गणना करनी है। और आप जानते हैं W बराबर क्या होता है? QV सूत्र होता है। तो Q हमें दे रखा है 5 और V हमें दे रखा है 15, 15 बचे 75, कार्य का मात्रक जूल। आंसर इतना इजी था। कह रहे हैं 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से परिपथ में जुड़े हुए हैं, ये दे रखा है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये दो प्रतिरोध और ये दो प्रतिरोध समांतर में एक के नीचे एक है। इसे R1 बोलता हूँ, इसे R2, R3, R4। जो ऐसे ये दो जैसे जुड़े हैं, ये दो भी वैसे ही जुड़े हुए हैं। चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में 1/R' क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। एक मान रख देंगे, दोनों के बट्टे में सेम है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, तो ये 2/5, यानी कि R' कितना आ जाएगा? पलट देंगे 5/2। इन दोनों का इसी प्रकार इसका भी कितना आएगा? R', इसका भी क्या आएगा? R3 और 4, सेम चीज़ है, ये भी 5/2 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर हमें मिला और इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ मिला। ये चीज़ और ये चीज़ एक साथ अटैच है, श्रेणी क्रम में है। चूँकि R' व R" श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो 5/2, 5/2 लॉस ऑफ सेम है, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, 10/2, 2×5 10। सो आंसर आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 5 ओम। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं विद्युत परिपथ और साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो क्या लगता है? एक तो विद्युत फ्यूज लगता
है कि नहीं। एक क्या लगता है, विद्युत फ्यूज लगते हैं, ठीक, और एक क्या लगता है, भूसंपर्कित तार लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो दो स्रोत के हो जाएंगे, जैसे एसी जनित्र हो गया आपका, और जल विद्युत शक्ति, ये लिख देना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ना चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा की सूचना मिलती है। ठीक है, ये अब लिख देना। ये क्वेश्चन हर साल आता है बड़े नंबर में, इस साल भी आएगा इस टाइप का ही क्वेश्चन। और ये तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों के लिखिए। तो बांध बनाने से क्या होता है, पानी एकत्रित कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, उसी पानी से सिंचाई कर सकते हैं खेतों में, है ना, बाढ़ को रोक सकते हैं। ये 4 है, अपने शब्दों में बड़े बड़े करके लिख देना। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इनमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है ना, तो ये आपको चैप्टर नंबर 15-16 में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। तो देखिए, कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब है, यानी कि बिंब की जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर है, ओके। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, प्लस लिखा है लेकिन लिखेंगे नेगेटिव। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और यू का मान हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, दर्पण दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाना चाहिए, यानी कि वी का मान निकालना है, ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी पता करनी है। ठीक है ना, यानी कि आवर्धन वगैरह भी निकालना है। दर्पण है तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का मान क्या है, नेगेटिव में, v का मान निकालना है, और u का मान प्लस, और u का मान है -25। तो देखो बच्चों, ये v प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं, तो नेगेटिव के इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर पहले से ही 15 है। ठीक है, लॉस रुपया कितना आ जाएगा, 75। 25 दिया 75, 3 1 कम 3, 15, 15 पचे, 15 चौको 60, 15 पचे 5 कम 5, तो यहाँ से आ गया माइनस की 2/75 v। तो पलट देंगे v/1, तो ये आ जाएगा 75/2 नेगेटिव का, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 पॉइंट में, तो v का मान आ गया नेगेटिव 37.5, नेगेटिव आया, ये ध्यान रखिए। यानी कि जो दूरी होगी ना वो दर्पण के सामने होगी, नेगेटिव में सामने का मतलब होता, प्लस आता तो पीछे बनता। ठीक है, तो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखने पर ना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आ जाओ आवर्धन। आवर्धन m बराबर माइनस के v/u होता, क्योंकि दर्पण सूत्र है ना। तो v का मान क्या मिला हमें, नेगेटिव के नेगेटिव के कितना मिला, 37.5, और u का मान प्रश्न में था हमारे पास -25। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, v का मान नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो 1 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, कुल मिलाकर अगर नेगेटिव आ गया ना तो क्या होगा ना, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये लिख दोगे आप। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।